जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को अनुच्छेद 1 से 4 जो भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित था और अनुच्छेद 5 से 11 जो आपके नागरिकता से संबंधित था, उसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो क्लासेस मैं ले रहा हूं, इसका आप लोग अगर चाहें तो प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस और प्री दोनों के कॉन्सेप्ट को मैं साथ लेके चलता हूं। तो आप लोगों को इसमें कोई भी चीज की अगर दिक्कत होती है समझने में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं इंस्टाग्राम पे अभय प्रताप नाम से मेरा पेज है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। और यूपी पीसीएस 2000 जो ये 25 का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट की सारे मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो फैक्ट्स हैं वो सारे एक ही क्लास में कंफर्म हो जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद में आप लोगों को कहीं और से पॉलिटी या इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स कहीं और से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आइए आज हम कुछ मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं और मूल अधिकार के बारे में समझते हैं। तो पहले जो सबसे बेसिक बात है कि आखिर मूल अधिकार का मतलब क्या है। अगर हम ये समझें कि मूल अधिकार का मतलब क्या है, तो मूल अधिकार का मतलब ये है कि जहां पे जनता को राज्य से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई राज्य है, वो कितना भी संप्रभु हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी भी न किसी प्रकार से जनता के ऊपर अपने अधिकारों को थोपना चाहता है। तो मूल अधिकार हमें ये बात बताता है कि जो जनता है, उस राज्य में रह रही जो जनता है, उसका उसके मूल अधिकारों की रक्षा करना, राज्य में रह रही जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि राज्य आपके मूल कर्तव्य की रक्षा करेगा, इसके लिए राज्य बाध्य है। लेकिन थोड़ा सा और समझने की बात यह है कि आखिर मूल कर्तव्य, मूल जो मौलिक जो अधिकार हैं, अगर मैंने गलती से गलत बोल दिया हो तो उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार, मेन चीज तो सबसे पहले यही उत्पन्न होती है कि हाँ, इसका विकास कहां से हुआ, कहां से मौलिक अधिकार का विकास हुआ। तो अगर हम इसका विकास की बात करें तो 1215 में इंग्लैंड में सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम प्रथम संविधान की बात करें तो जो संविधान का कॉन्सेप्ट था वो भी ब्रिटेन से ही आया था, और जो मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ब्रिटेन से ही आया है। तो ब्रिटेन में इसे मैग्ना कार्टा ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता था। ब्रिटेन में इसे
मैग्ना कार्टा ऑफ राइस। ब्रिटेन में इसे मैग्ना कार्टा ऑफ राइस कहा जाता था। उसके बाद में 1989 में फ्रांस की क्रांति में नागरिकों के अधिकारों के लिए मांग की गई और कृषि और क्रांति का नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जो 1989 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें जो नारा दिया गया था वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दिया गया था। यानी कि स्वतंत्रता यानी कि हमें आजादी, और समानता यानी कि इक्वालिटी, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, और बंधुत्व यानी कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना हो। उसके बाद में 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। 1791 में यूएसए के संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट आया था वो ब्रिटेन में आया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ राइस भी कहा जाता था। उसके बाद में 1789 में फ्रांस की क्रांति में मौलिक अधिकारों से संबंधित क्रांति हुई और उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की गई। लेकिन अगर इसे लिखित रूप से बोला जाए तो लिखित रूप से 1791 में यूएसए के संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे हम थोड़ा सा मौलिक अधिकारों का जो इतिहास है, वो भारत में उसका क्या इतिहास रहा है, हम थोड़ा सा उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारत में बात करें, अगर हम भारत में मौलिक अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार की जो मांग है वह भारत में 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें किया गया था। उसके बाद में 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी मूल अधिकार दिए जाने की मांग की थी। अगर हम बात करें तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा मौलिक अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यह ब्रिटेन से आया है, वहां से ही आया है। मूल अधिकार अगर हम समझना चाहें, अगर मैं आप लोगों को एक सरल भाषा में समझाऊं कि मूल अधिकार आखिरकार बेसिकली है क्या, अगर दोबारा से हम इस बात को समझना चाहें तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने का कारण और संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
यानी कि मौलिक जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य, यानी जो उनके जीवन के लिए जरूरी है, उसके लिए सरकार के द्वारा जो नागरिक हैं उन्हें संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में मौलिक अधिकार राज्यों के कृत्य के विरुद्ध, यानी कि राज्य अगर आपके मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास करता है तो जो आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत हम अगर राज्य हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अधिकार हैं हमारे, जो मौलिक अधिकार हैं, उस पे राज्य के द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि भारत में जो मौलिक अधिकार हैं वह राज्यों के कृत्य के विरुद्ध गारंटी हैं, लेकिन इन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में ही निलंबित किया जा सकता है। अगर इनके निलंबन की बात की जाए तो इन्हें सिर्फ आपातकालीन परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसे बहुत से आधार हैं जहां पे आपके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हम आज थोड़ा सा ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। इसका क्या मतलब है? 7वां मौलिक अधिकार कहां गया? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था, जो आर्टिकल 31 में दिया हुआ था संपत्ति का अधिकार, उसे संपत्ति का अधिकार न बनाकर उसे अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया और जो आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में जो हमारे पास में मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से आर्टिकल में हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी और किसी भी स्टेट की आप पीएससी ले लीजिए, वहां पे पूछा ही जाता है कि बहुत बार मिलाने को दे देता है कि समानता का अधिकार किसमें है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, शिक्षा पाने का अधिकार किसमें है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार, अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। उसके बाद में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। हम पढ़ेंगे एक एक करके कि अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है। मैं आप लोगों को सारे केसेस पढ़ाऊंगा,
सारे जो अधिकार हैं उन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस अधिकार से रिलेटेड कौन सा केस है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार बनाएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगला हम जो बात करें तो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। उसके बाद में है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। जो धार्मिक, जो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। 29 और 30 में दिए गए हैं। इन सब चीजों को आप लोग रट लीजिएगा, काफी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसके संरक्षण में आप जा सकते हैं, और वह आपके अधिकारों को सुरक्षित करने की गारंटी भी आपको प्रदान करेगी। अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक दो आर्टिकल हम आज देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को समाप्त करेंगे। उसके बाद जो है वो हम आगे देखेंगे। हम आर्टिकल 12 और 13 को आज थोड़ा सा समझने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और जो राज्य की इसमें परिभाषा दी गई है वह है संघ की कार्यपालिका और संघ की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की जो विधायिका है, स्थानीय अधिकरण है, इनमें ग्राम पंचायतों एवं नगर निगम को भी जो डीएम और एसडीएम है उन्हें भी शामिल किया गया है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि अनुच्छेद 12 इस बात को बताता है कि कौन कौन सी चीजें राज्य के क्षेत्र में आएगी, यानी कि कौन किस किस चीज को या किन किन प्रावधानों को राज्य माना जाएगा। किस 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 प्रावधान को राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि हाँ किस किस को राज्य की परिभाषा में रखा जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, और यहीं पे फिर आप राज्य कर लीजिए, संघ के जगह पे राज्य, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, और स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत, और नगर निकाय, नगर निकाय
नगर निकाय और जो डीएम हैं और यस डीएम, जिसके लिए आज हम और आप एकत्रित हुए हैं और जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो उसी का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये भी राज्य की परिभाषा में ही आता है। अब अगर जो हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझने का प्रयास करें तो इसमें एक केस हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ मद्रास, सॉरी, बोर्ड ऑफ राजस्थान राज्य वर्सेस मदन लाल, इससे संबंधित एक केस हुआ था। तो इसमें जो हुआ था कि अन्य जो प्राधिकारी शब्द हैं वह शब्द राज्य की परिभाषा नहीं है। जो मतलब जो अन्य प्राधिकारी हैं, यानी कि जो बिजली उजली से संबंधित हैं, जो अन्य जो प्राधिकारी हैं जो बहुत छोटे स्तर पे हैं या जो थोड़ा सा उतने वो नहीं है, तो वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि अतः कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल होंगी यह स्पष्ट नहीं है। यानी कि जब ये केस हुआ था उस समय इस बात को कहा गया था कि इसमें मतलब राज्य की परिभाषा में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी, इन्हें पूर्ण रूप से बताया नहीं गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो अलग अलग निर्णय दिए अपने, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग अपने निर्णय दिए, उस निर्णयों के माध्यम से उन्होंने बताया कि हाँ, राज्य के मामले में, राज्य के अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आर्टिकल 12 है वह समझ में आ गया होगा। अगला जो हम देखेंगे वो आर्टिकल 13 है, लेकिन उसे हम आज नहीं देखेंगे वरना क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आर्टिकल 13 से लेके और आर्टिकल 18 तक की क्लास कल आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को कहेंगे तो मैं आर्टिकल 12 को एक बार फिर डिफाइन कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट आप लोगों के क्लियर कराऊंगा। उसमें कॉन्सेप्ट भी होगा और उसमें जो फैक्ट है वो भी होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की प्रयास करूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।